नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीबीए और बीकॉम दोनों में है। अगर आप बीबीए कर रहे हो या अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आपको कहीं न कहीं ये टॉपिक, ये पेपर, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले कॉस्ट मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ध्यान दीजिएगा, दोनों को कंबाइन किया गया है। समझिए, कॉस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों को समझिए। कॉस्ट मीन्स हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, ध्यान दीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर समझिए। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ध्यान समझिए। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है समझिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग is the systematic process recording analyze all cost all cost manufacturing unit and per unit cost कितना per unit cost production in order to determine production in order to determine per unit cost। कॉस्ट अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जो किसी भी फैक्ट्री में उत्पादन होने वाले प्रोसेस में किए गए एक्सपेंस को ट्रैक करता है, डिटरमाइन करता है और उसको कैलकुलेट करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। लेकिन हमने इसमें जोड़ दिया मैनेजमेंट। हमने इसमें क्या जोड़ दिया? मैनेजमेंट। एक्चुअल मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्या? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इतना ही काम करती है क्या? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है? मैनेजमेंट का अकाउंटिंग का इतना ही काम है कि वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट तक पहुंचाए। किस लिए? प्लानिंग करने के लिए। किस लिए? प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, कि हम क्या क्या प्लान कर सकते हैं और क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं और उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर? लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। पूरे सर्किल में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है वो क्या है? कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, पूरे बिजनेस सर्किल में सबसे इंपॉर्टेंट है तो क्या है? कॉस्ट, लागत। क्यों? क्योंकि जब तक आपको अपने बनाए गए प्रोडक्ट की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, बनाए गए अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक आपके पास आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सेलिंग प्राइस नहीं होगी। और जब आपके पास सेलिंग प्राइस नहीं होगी तो आपके पास मार्केट प्राइस नहीं होगी। तो आपके पास क्या होगी? मार्केट प्राइस नहीं होगी। तो एक्चुअल में आप किस प्रोडक्ट, किस एमआरपी, किस प्राइस पर मार्केट में सेल करोगे? और आपको कैसे पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट है, लॉस है, हमें कितने प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है? क्लियर? तो एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? कॉस्ट। ध्यान समझिएगा, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ध्यान समझिएगा। मैं लिख दे रहा हूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये साथ में इसलिए रखा गया है कि जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उसमें कॉस्ट का सबसे बड़ा कैलकुलेशन किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट की लागत को निकालने के लिए सारा कैलकुलेशन किया जाता है।
तो अगर हम बात करें कि भाई क्यों हम क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, क्या जरूरत है हमको कॉस्ट अकाउंटिंग करने की। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो वाई क्यों हम कॉस्ट अकाउंटिंग करने, क्या जरूरत है कॉस्ट अकाउंटिंग करने की। ध्यान समझिएगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द बिजनेस। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होगी तो पूरे बिजनेस की सर्किल सर्कुलेट नहीं होगी। ध्यान देना, कॉस्ट, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होगी तो पूरे बिजनेस की सर्किल सर्कुलेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब तक कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होगा, बनेगा नहीं, तब तक कुछ सेल होगा नहीं। और अगर बन गया तो उस प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट डिसाइड नहीं हुई, तब तक वो मार्केट में जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमें कैसे पता कि एक्चुअल में हम कितने प्राइस में सेल करेंगे, क्या इसका दाम रखें, क्या इसका प्राइस रखें, कैसे डिसाइड करेंगे कि इस प्रोडक्ट को हमको 100 रुपए में बेचना है। वाई हम क्या डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि इस प्रोडक्ट को हमको 100 रुपए में बेचना है। ध्यान दीजिएगा, हमें कैसे पता चलता है कि इसको इसको हमें 100 रुपए में बेचने में प्रॉफिट है। ध्यान दीजिएगा, तब ये हमें कॉस्ट पर यूनिट ही बताता है कि एक्चुअल में इस बनाए गए प्रोडक्ट की कॉस्ट 50 रुपीज है और हम अपने 50 रुपीज प्रॉफिट को ऐड करके 100 रुपीज में इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। क्लियर? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्योंकि बट किंतु जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हमारी कॉस्ट क्या है, तब तक हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तब तक हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना, तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब आता है कि ये तो हो गया भैया, चलो अच्छा हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, तो इसका रोल क्या है यार। समझो कि कोई भी सर्किल जो होती है वो सेल के नाम पे चलती है। ध्यान देना, सेल। पूरे बिजनेस में एक ही ऐसा सेंटेंस है, अगर वो बंद हो जाए तो सारी सर्किल स्टॉप। आप लोग बताइए क्या, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है बिजनेस में जिसको हम सर्कुलेट ना होने दे तो क्या बिजनेस इकोनॉमिक सर्कुलेट हो पाएगी, इकोनॉमिक सर्कुलेट हो पाएगी? बताइए, वो क्या है? सेल, ओनली फॉर सेल। क्या है? सेल। सेल के बाद ही सारे प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, हम सेल करते हैं तभी क्या आता है? इनकम आती है। तभी क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। चलिए, एक्सपेंसेस मान लो बनाने में भी हो सकते हैं, बट इनकम आती है। जब इनकम आएगी तभी आपका फाइनेंशियल कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, तभी आपका प्रोसेस पूरी तरीके से सर्कुलेट होगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पर यूनिट कॉस्ट। इच प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड होती है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात कर लें कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उद्देश्य क्या है, आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। बात कर लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। भाई साथ में है तो साथ में चलते हैं, मैनेजमेंट, दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या डिसाइड करता है? पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पर यूनिट कॉस्ट से कोई मतलब नहीं होता है। क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली फॉर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है? वो
फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट तक इंफॉर्म करता है, प्रोवाइड करता है। क्यों क्यों प्रोवाइड करता है, क्या उसका मतलब प्रोवाइड करने का है? तो जस्ट इतना ही उसका बेनिफिट है कि इस इंफॉर्मेशन से मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है। क्या करता है? डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग में यूज करता है। क्या? प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कमेटी, बोर्ड ऑफ मेंबर जो भी है कंपनी का, उसको अपने पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन को बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हो गया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोवाइड ऑफ इंफॉर्मेशन। समझिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। ठीक है, फॉर, क्यों? फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ध्यान से समझिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपका क्या हो गया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। वहीं पर अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली फॉर डिटरमाइंड ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, रिकॉर्डिंग, एनालाइज, डिटरमाइंड पर यूनिट कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर? तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके मैनेजमेंट कमेटी को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, मतलब कि खर्चों के बारे में इंफॉर्म करता है, और वो उसकी पॉलिसी बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। मीन्स की प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब कि ये पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए था, ये पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए था। ठीक है, कंट्रोल मतलब कि इम्प्लाई क्या कर रहा है, ज्यादा एक्सपेंस कर रहा है, या इम्प्लाई टाइम से नहीं आ रहा है। ठीक है, या जो आउटपुट हो रहा है वो टाइम के हिसाब से सही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन बताता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कौन बताता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? आगे चले, तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा टॉपिक हम और समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है। समझिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ध्यान से समझिएगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्लियर? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अगर हम बात करें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। ध्यान समझिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एनालाइज ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट कंट्रोल एक्सपेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है? कि पर यूनिट जो कॉस्ट आए वो कम से कम आए, और जितनी भी आए एक्चुअल एक्यूरेट उसके बारे में हमको पता चल पाए कि एक्चुअल में हमारी कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना आ रहा है। ठीक है, ये हो गया मीनिंग ऑफ कॉस्ट। ऑब्जेक्ट की बात करें भाई, क्या उद्देश्य, क्या है, क्यों जरूरत है, हमें इसको लाने की क्या जरूरत है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट। समझो, टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि हर एक कॉस्ट, हर एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट आता है, इसको डिटरमाइन करना। ठीक है, नंबर टू, टू कंट्रोल बिजनेस एक्सपेंस। कंट्रोल बिजनेस एक्सपेंस मतलब कि आपके प्रोडक्शन में कितना खर्चा हो रहा है उसको कम से कम करना, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, टू फिक्स सेलिंग प्राइस। ध्यान देना, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? पर यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद एक फिक्स सेलिंग प्राइस डिसाइड करती है कि ये प्रोडक्ट इतने में सेल होने वाला है। ठीक है, नंबर फोर बात करते हैं कैलकुलेट प्रॉफिट। कैलकुलेट प्रॉफिट क्या होता है? कि जब हमें
कॉस्ट पता चल जाएगा तो एक्चुअल हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे, अपने प्रॉफिट को अटैच करके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। नंबर 5, टू एसेट मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। इसके बाद क्या होगा कि मैनेजमेंट क्या करेगा, एक अच्छा डिसीजन लेने में क्या होगा, उसको आसानी होगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, असेस द मैनेजमेंट मेकिंग इन डिसीजन मेकिंग। तो इसके आधार पर मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है, या उसको डिसीजन लेने में हेल्प होती है, सहायता होता है। इन सभी के इंफॉर्मेशन के आधार पर मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है अपने आगे के प्रोसेस के लिए। बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, एक्चुअल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, दोनों डिफरेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कहता है भैया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान से सुनिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट क्या कहता है कि प्रोसेस है किसके लिए, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये क्या है, मैनेजमेंट के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग करने में हेल्प करता है, कंट्रोलिंग करने में हेल्प करता है, और डिसीजन मेकिंग में इनकी सहायता करता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है भैया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लानिंग बिजनेस एक्टिविटीज, प्लानिंग बिजनेस एक्टिविटीज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है कि किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी को कैसे किया जाए उसके बारे में प्लान करना। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्रोलिंग ऑपरेशन, कंट्रोलिंग ऑपरेशन क्या है कि जो भी वर्क हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है डिसीजन लेने में हेल्प करना और ऐसी पॉलिसीज बताना जिससे वो सामने वाला मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, मैनेजमेंट क्या करता है, परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करता है। मतलब कोई आदमी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके बारे में हमारा मार्केट वैल्यूएशन क्या है, ये सारी क्या करना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। ठीक है। अगला एफिशिएंटी यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो हम प्रोडक्ट बनाने में जितने सोर्स यूज कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज रखना और अच्छा कैलकुलेशन करना। ठीक है। ये होता है आपका मैनेजमेंट। अगर हम बात करें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में, ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो कॉस्ट कितने तरीके से है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, ध्यान रखिएगा। मीन्स कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन से कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, समझिए। सबसे पहले आता है मटेरियल, जिसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, जिसे हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल दो तरीके के होते हैं, समझिए। और सब इससे पहले समझने से पहले समझिए कि एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ये चीज आप समझिए, एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको हर जगह मिलेगा। तो सबसे पहले समझिए मटेरियल। कोई भी प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल यूज होता है। क्या यूज होता है, रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल की। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में एक्चुअल में यूज होने वाला प्रोडक्ट होता है। ठीक है। जैसे अगर हम चाक बना रहे हैं, ठीक, तो चाक में डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, चूना। डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, चूना, क्योंकि बिना चूना के चाक नहीं बनेगी। क्लियर। तो वही हो गया डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। इसे बोलते हैं मटेरियल मीन्स रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन। ठीक है। अब टाइप ऑफ मटेरियल ध्यान दीजिएगा क्या है, टाइप ऑफ मटेरियल है यूज डायरेक्टली इन प्रोडक्ट, जैसे वुड इन फर्नीचर। ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, यूज इनडायरेक्टली, एग्जाम्पल ऑयल, ग्रीस, क्लीनिंग मटेरियल। ठीक है। समझो कि आप एक चेयर बना रहे हो, तो चेयर को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल क्या है, वुडन, लकड़ी। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो सकता है, ऑयल, ग्रीस, पेंट।
ये क्या होते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल से मिलकर ही एक प्रोडक्ट बनता है, एक फिनिश गुड बनता है। क्लियर? तो ये तो हो गया रॉ मटेरियल। लेकिन आप बनाएगा कौन? ध्यान दीजिएगा, बनाएगा कौन? तो बनाने के लिए लेबर, बनाने के लिए क्या लगेंगे? लेबर। अब लेबर भी दो तरीके से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ध्यान समझिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर क्या हो गया भैया? वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, वो वर्कर जो उस प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसे बोलते हैं हम मैकेनिक। इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिक। और मशीन ऑपरेटर। इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं? वर्कर्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, एग्जांपल सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड। और समझ में आई? डायरेक्ट लेबर हो गया जो उस प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मिस्त्री, मैकेनिक। क्लियर? इनडायरेक्ट क्या हो गया? सुपरवाइजर हो गया, गार्ड हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है ओवरहेड एक्सपेंस। समझिए, ओवरहेड क्या होता है? छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मिलाकर एक ओवरहेड बनता है। ध्यान से समझिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड बहुत कंफ्यूजन करता है। तो छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मिला के क्या बनता है? ओवरहेड बनता है। ठीक है। तो ओवरहेड एक्सपेंस द अदर देन मटेरियल एंड लेबर आर कॉल्ड ओवरहेड। वो एक्सपेंस जो अदर देन मटेरियल्स एंड लेबर्स होते हैं उसे बोलते हैं ओवरहेड। क्लियर? टाइप ऑफ ओवरहेड कितने होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। ध्यान देना, किसी भी प्रोडक्ट का क्या यूज होता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर बनेगा तो उसमें क्या यूज होने वाला, तो सबसे पहले फैक्ट्री में बनेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में सेल होगा तो ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग में एक्सपेंस होगा तो सेलिंग ओवरहेड। अब समझिए, फैक्ट्री में बनेगा तो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, मशीन की मेंटेनेंस, ग्रीस, ऑयल, ये सब क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। ऑफिस की बात करें हम अगर, तो ऑफिस ओवरहेड में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, चपरासी, पियोन, अकाउंटेंट, बहुत सारे लोग जो काम करते हैं ऑफिस में, ऑफिस ओवरहेड हो गया। सेलिंग ओवरहेड क्या हो गया भाई? मार्केटिंग एक्सपेंस, कमीशन, एडवर्टाइजिंग, ये सब क्या है? आपके सेलिंग ओवरहेड है। ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं ओवरहेड। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट भाई देखो दो तरीके से की जा सकती है। एक होता है आपका फिक्स कॉस्ट, आप सभी जानते हो। एक होता है आपका फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जो आपको देना ही देना है, मीन्स कि आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, आपको उस कॉस्ट को बियर ही करना है, देना ही है। जैसे रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस। ठीक है, ये आपके एक्सपेंसेस जो आते हैं फिक्स कॉस्ट में आते हैं। ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं? वेरिएबल आप लोग समझ रहे होंगे, वेरिएबल मीन्स होता है परिवर्तित करना, मतलब कि वो चेंज होते रहेंगे। आज 100 रुपए लगा तो कल 200 रुपए लगेंगे, कल 1000 रुपए लगेंगे। ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल में क्या आता है? रॉ मटेरियल आता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है? रॉ मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आते हैं, पावर कंजप्शन आता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके वेरिएबल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट होता है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट होता है। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़ देते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ देते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, ये आपका प्रोडक्शन है। फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें अगर हम, तो कॉस्ट डिटरमाइन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, बजटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग की बात है। ठीक है, अगर हम एडवांटेज की बात कर ले कि क्या जरूरत है कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, इंप्रूव द प्रॉफिट प्लानिंग, हेल्प प्राइजिंग पॉलिसीज,
वेस्टेज एंड बजट प्रिपेयरिंग, ये सारी चीज़ें आपको लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या, एक्सपेंसिव सिस्टम है, रिक्वायर है, बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड है, नॉट यूजफुल ऑफ एवरी स्मॉल बिजनेस। ठीक है, अगर मैनेजमेंट की बात करें, टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझिए क्या है भैया। टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात कर लें तो बजटिंग, रेशियो एनालिसिस, मैनेजरियल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कैश फ्लो, ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, प्रॉफिट मैक्सिमिज, ये हेल्प इन प्रॉफिट मैक्स, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट जा सकता है इसके बारे में काम करना, बिजनेस प्लानिंग कितना करना, एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट कंट्रोल, ये इनका काम है, ये पूरी तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑल ओवर तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कॉस्ट, इंप्रूव इफिशिएंसी एंड मेकिंग स्ट्रेटजी डिसीजन विद द अल्टीमेटली इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस ग्रोथ। तो अल्टीमेटली इनका डिसीजन क्या होता है, क्यों करना जाता है, अल्टीमेटली सबका एक ही ऑब्जेक्ट है कि बिजनेस में ग्रोथ हो, बिजनेस में अच्छा इंप्रूव आए और प्रॉफिट अच्छे तरीके से बिजनेस में किया जाए। क्लियर, तो ये हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है भैया, जब समझो कि जब हम कॉस्ट जो होता है वो सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने में क्या खर्चे हो रहे हैं उसको कैलकुलेट करता है। ध्यान देना, जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, वो सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने में क्या एक्सपेंस हो रहा है उसी के बारे में क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है, उसी के बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है और उसी के बारे में पर यूनिट कॉस्ट एक्सपेंस हो रहा है कितना वो बताता है और इस पे कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये बताता है। क्लियर, लेकिन अगर हम बात करें मैनेजमेंट की बात करें अगर, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल ओवर मैनेजरियल सिस्टम को कैलकुलेट करता है। ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल ओवर मैनेजरियल सिस्टम को कंट्रोल करता है, मैनेजरियल सिस्टम को इन्फॉर्म करता है। ठीक है, समझिए कोई ऐसा वर्क, कोई ऐसा कार्य जो किस फैक्ट्री में हो रहा है, कंपनी में हो रहा है और उसका वैल्यूएशन उसकी कॉस्ट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कॉस्ट से कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है, इसका डिटरमाइन करना, एनालाइज करना किसका काम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। ठीक है, इसलिए कहा गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट का क्या काम है, सिर्फ इंफॉर्म करना और वो सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तक पहुंचाना, जिससे मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है, पॉलिसीज बनाने में, रूल्स बनाने में, ये सारे डिसीजन उसके होते हैं। क्लियर, तो ये रहा आज का, आप लोग समझ गए होंगे मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप समझिए, इसमें से एक दो क्वेश्चन आराम से आपको पूछने और समझने के लिए मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।